दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट नोट्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे दोस्तों आपका ये दोस्त लेकर आ चुका है आप सभी के लिए 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का सेकंड लेक्चर। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो दोस्तों, वहां पे आपका लेक्चर मिल जाएगा। अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था अगर कोई भी हमें डॉक्यूमेंट मिलता है या फिर कोई भी हमें मॉन्यूमेंट मिलता है तो वो किस तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो हिस्टोरिकल रिसर्च हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें बहुत सारे जैसे डॉक्यूमेंट्स अगर हाथ से लिखे हो जिसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो उसके एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है और वो एक्सपर्ट एक स्पेशलाइजेशन करके बैठे होते हैं अलग अलग फील्ड में। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है दोस्तों जो हम अलग डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों अगर मैं बात करूं आपकी आर्कियोलॉजी की, ठीक है। अब आर्कियोलॉजी बेसिकली क्या एक स्टडी है, हम सभी से जानते हैं, जो ट्रांजिशंस होते हैं। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जब हम नोमैडिक स्टेज में थे, जब हम हंटर्स और गैदरर्स थे, तो हमारे पास घर नहीं था। फिर जब हमने घर बनाया तो हमारे घर अलग थे, फिर चेंजेस हुए धीरे धीरे, फिर ब्रिक्स के घर बनने लगे, सॉरी मर्ड्स के घर बनने लगे, फिर ब्रिक्स के घर बने, आज ब्रिक्स से हम बिल्डिंग बनाने लगे, बिल्डिंग से हम आज स्काईस्क्रैपर बना, आज बहुत सारी चीजें। तो देखो ट्रांजिशन हुआ है कि नहीं हुआ है घर में, तो उसी चीज को हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ गया? स्टडी ऑफ द ट्रांजिशन इन द सोसाइटी, आर्कियोलॉजी। अब दूसरी बात अगर मैं आर्काइवल साइंस की बात करूं तो आर्काइवल समझने से पहले साइंस, तो उससे पहले आर्काइव समझ लेते हैं। अगर मैं आप सभी को कहूं कि आप सभी के जो पैसे होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर बैंक में। तो उसी तरह से दोस्तों जितने भी हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जिस जगह पर स्टोर होते हैं उसको हम लोग आर्काइव बोलते हैं। और उसी की स्टडी को किस तरह से प्रिजर्वेशन करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने डॉक्यूमेंट्स के, कैसे उसको स्टोर करके रखना है अच्छे से ताकि वो खराब ना हो, तो उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्काइवल साइंस बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जो हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। अब एपिग्राफी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एपिग्राफी क्या होता है चलिए समझते हैं। अब एपिग्राफी दोस्तों बेसिकली कुछ नहीं, बस इतनी चीजें, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं दोस्तों? आप मंदिर में गए होंगे या फिर कहीं गए होंगे तो आप ले वॉल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वॉल है। अब इस वॉल पे दोस्तों कुछ कार्विंग में कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कुछ कार्विंग कर रहा हूँ, उसी चीज को मैं बोलूंगा इंस्क्रिप्शंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इंस्क्रिप्शंस। जैसे अगर मैं बात करूँ आप मंदिर जाते हो या फिर कोई हिस्टोरिकल जगह जाते हो तो वहां पे देखते हो कुछ चीजें कार्व की रहती है, कुछ ड्राइंग्स बनाई रहती है, या फिर कार्व करके, या फिर कुछ हमारे जो डाइटीज होते हैं उनकी पेंटिंग, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं, तो उसी चीज को इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अपना एपिग्राफी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके आगे के फिफ्थ यानी न्यूमेस्टेटिक्स की, तो न्यूमेस्टेटिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स मान लें सिक्के होते हैं, अब कौन सा कॉइन कौन से जमाने का है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, सारी चीजें की स्टडी होती है, इसको हम लोग न्यूमेस्टैटिक्स बोलते हैं। अब यही लिंग्विस्टिक्स यानी द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज द लिंग्विस्टिक्स। जब भी मैं क्या करूंगा लैंग्वेज के बारे में जब स्टडी करूंगा तो उस स्टडी को मैं बोलूंगा लिंग्विस्टिक्स बोलूंगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते। अब आगे क्या है? आगे दोस्तों आपका आता है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। अब ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी तो मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग क्या समझेंगे हिस्टोग्राफी होता क्या है, ठीक है। हिस्टोग्राफी क्या होता है? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। क्या होता है दोस्तों? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। समझते क्या होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मौर्य डायनेस्टी की बात कर रहा हूं या फिर अशोका, जो एम्परर अशोका थे उनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उनके बारे में जितने भी बुक्स लिखी थी वो सारी चीजें मैंने रेफर कर ली, सारी चीजें एनालाइज कर ली, क्रिटिकली एनालाइज कर ली। अब लिखने के बाद, सारी चीजें रेफर करने के बाद अब मुझे क्या लिखना? उनकी स्टोरी लिखनी, यानी नरेशन लिखना है, ठीक है। और वही जब मैं स्टोरी पूरा क्या करूंगा, पूरा क्रिटिकली एनालाइज करूंगा कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, अब उसको पूरे अच्छे तरीके से लिखा, जो सच्ची बात है जिसका एविडेंस है, सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले, क्या सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी की हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। अब जब मैं क्रिटिकली एनालाइज करके सारी चीजें लिखूंगा तो उसी चीज को मैं क्या बोलूंगा? हिस्टोग्राफी बोलूंगा, ठीक है। एक और बात समझेंगे, जो पास्ट इवेंट्स होते हैं उसको मैं क्या करूंगा? जब क्रिटिकली एनालाइज करके उसकी जो स्टोरी होती है वो जब मैं अपने लैंग्वेज में लिखूंगा, अपनी नरेशन में लिखूंगा, तो उसी चीज को मैं क्या बोलूंगा? हिस्टोरियोग्राफी बोलूंगा, ठीक है। अब जो बंदा हिस्टोग्राफी, द स्कॉलर हु राइट्स हिस्टोग्राफी, क्या द स्कॉलर हु राइट्स हिस्टोग्राफी इज नोन एज हिस्टोरियन, ठीक है। जो बंदा क्या करता है? हिस्टोग्राफी लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं। अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं,
अब जैसा अब मैं बात करूं हिस्ट्री इतनी सी है क्या, नहीं बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी हमारी हिस्ट्री है। अब ये पॉसिबल है किसी भी हिस्टोरियन के लिए कि वो एक एक चीज को क्या लिखे, ठीक है। तो इस वजह से क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर एक्सवाइजेड जो हिस्टोरियन होता है वो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अपना लेता है, यानी कोई एक टॉपिक अपना लेता है, उसी टॉपिक पे वो क्या करता है, उसकी हिस्ट्री लिखता है, हिस्टोरिकल रिसर्च करता है, नरेशन लिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज कैसी होती है ये हमें समझना जरूरी है। अगर मैं ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी की बात करूं तो इतनी चीज आपको पहले क्लियर हो गई होंगी कि हिस्टोग्राफी क्या होता है, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव एंड द स्कॉलर हु राइट्स हिस्टोग्राफी इज नोन एज द हिस्टोरियन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये भी चीज आपको क्लियर हो गई कि एक हिस्टोरियन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो पूरा जो हिस्ट्री है वो कवर करे, तो इस वजह से कि वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनाता है और उसी फ्रेमवर्क को मध्य ध्यान रखते हुए कि अपना नरेशन लिखता है, हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करता है। ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं बात करूं हमारे ट्रेडिशंस यानी हमारे एंसेस्टर्स की, यानी हमारे पूर्वज की, तो वहां पे उस टाइम पे कैसा हुआ करता था, उन्हें लिखना नहीं आता था, उनको हिस्टोग्राफी का उतना नॉलेज नहीं था। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उसको अपने आने वाले जनरेशन को पास करना वो जरूरी नहीं समझते, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। उन्हें ये चीज़ का क्या ज्ञात है, ये चीज़ इनको पता थी दोस्तों। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अलग अलग फॉर्म में, लिखना तो आता नहीं था, हिस्टोग्राफी क्या होती वो चीज़ें तो उनको पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग फॉर्म में क्या किया, जो मैसेजेस थे वो पास किए, वो भी चाहते पास किए ताकि उनके जो यंगस्टर्स हो, यानी जो उनका खानदान हो, यानी उनकी आगे वाली जो क्या बोलते हैं हम लोग, पीढ़ी बोलते हैं ना दोस्तों, वो जो पीढ़ी हो वो क्या कर सकते हैं, उनके बारे में जान सके। तो उन्होंने बहुत सारे बोल सकते हैं हम लोग गाने लिखे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि उसमें स्कल्पचर्स बने होते हैं, तो स्कल्पचर्स उन्होंने ड्रॉ किए। फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स जो थे वो मॉन्यूमेंट्स उन्हें रखे ताकि उनके जो आने वाली जो पीढ़ी हो उनको उनके पूर्वजों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल सके। समझ में आ गया। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे रामचंद्र कहे गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा कि हंस चुकेगा दाना और क्या कौवा मोती खाएगा, ये मैंने सुना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हमारे जो एंसेस्टर्स है उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, आने वाला कल कैसा होगा, तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब भी जैसे एक नॉर्थ में एक होता है बिरहा होता है, ठीक है, बिरहा होता है। तो बिरहा क्या करता है, बेसिकली एक फोक सॉन्ग है, वो सारे जो इवेंट्स होते हैं, कोई भी इवेंट होता है पास्ट इवेंट, तो वो पर्टिकुलरली क्या उसको डिस्क्राइब करते हुए एक गाना है, ठीक है, उस सॉन्ग है जिसको हम लोग बिरहा बोलते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे अब बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्टोग्राफी की, अब मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होता है दोस्तों, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले। क्या मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले। बेसिकली मॉडर्न हिस्टोग्राफी 4 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो मेथड्स होते हैं दोस्तों वो किस पे बेस्ड होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। और इसका जो बिगिनिंग होता है वो किससे स्टार्ट होता है, रिलेवेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। अगर जैसे मैं बात करूं ये मार्कर जो है, ये मार्कर मुझे क्या कहा गया था, ये मेरे बाबा आजम के जमाने का है। अब सच में बाबा आजम के जमाने का है कि नहीं, अब मैं इसको एनालाइज करना चाहूंगा, साइंटिफिक चीजें मैं देखूंगा, सोचूंगा और समझूंगा। कैसे, चलिए बताता हूँ कि अब साइंटिफिकली मैं क्या देखूंगा, क्या इसके ऊपर का जो आउटर कवरिंग है क्या हमारे बाबा आजम के जमाने पे डेवलप हुआ था, क्या साइंस इतना डेवलप हुआ था कि इस तरह का मार्कर क्या कर सके, बना सके, क्या इस तरह की चीजें उस टाइम पे यूज हुआ करती थी, या फिर मैं और क्वेश्चंस मेरे अंदर क्या वो होंगे, अकर होंगे कि मार्कर अगर डेवलप हुआ था तो इसका यूज क्या था। ये फॉर एग्जांपल ये मैक्सअप लिखा है, तो क्या मैक्सअप का सच में था, तो ये सारी चीज़ों में क्या क्या एनालाइज करूंगा। और मैं क्या करूंगा, उसके जो बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्काइव्स में पढ़े होंगे, बाकी सारी जो रेफरेंस बुक है उस सारी चीज़ों को रेफरेंस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रेज हो गया, साइंटिफिक क्वेश्चन है दोस्तों कि ये सच में हुआ था, क्या डेवलप हुआ था तो क्यों हुआ था, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रेज हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब जो रिलेटेड हो ह्यूमन डीड से, ना तो किसी जादू से, ना तो किसी सुपरस्टिशियस पावर से, ठीक है। हमेशा जो क्वेश्चंस होंगे वो ह्यूमन डीड से रिलेटेड होंगे, ह्यूमन से रिलेटेड होंगे, ना तो किसी डाइटी से रिलेटेड होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो उस चीज को हम लोग क्या एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलते हैं। तो हमेशा जो क्वेश्चंस अकर होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होंगे, हमेशा ह्यूमन से रिलेटेड होंगे, ह्यूमन से जुड़े हुए रहेंगे, ना कि किसी भूत या फिर गोस्ट या फिर चुड़ैल ऐसे बोलते ना हम लोग, वो सारी चीजें नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चंस टू द आंसर टू द क्वेश्चन। देखो ये ए फॉर आंसर, क्यू फॉर क्वेश्चन। आंसर टू द क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस। अब
मुझे आंसर तो मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, वो आके बोलता हाँ ना भाई ये बाबा आजम के जमाने का था, लेकिन मैं बोलूंगा भाई क्या इसको थोड़ा सा मैं क्या बोलूंगा उसको कि सबूत क्या है, क्या सब तेरे पास एविडेंस है कि सच में बाबा आजम के जमाने का था? तो वो अगर मुझे एविडेंस लाके देगा तो ये क्या करूंगा, अगर एज अ स्टूडेंट मैं इसको नोट करूंगा, अगर वो एविडेंस क्या होगा प्रूव करता होगा कि सच्चे बाबा आजम के जमाने का मार्कर है। अगर नहीं प्रूव कर पाएगा तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे आ गया प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। अब हिस्ट्री क्या करता है, हिस्ट्री क्या करता है दोस्तों, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ मैनकाइंड जर्नी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप लोग छोटे हो, ठीक है, हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री हमने यही समझा है, हमारे 7th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था, हिस्ट्री इज द बेसिकली स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। अब पहले ह्यूमंस किस तरह से, अब ह्यूमन किस तरह से, तो हमें समझ में आता है कि पहले ह्यूमंस हंटर्स और गैदरर्स थे, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ह्यूमन डेवलप हो गए, आज ह्यूमंस इस तरह से। तो देखो ह्यूमन की जर्नी हमें पूरी पता चलती कि नहीं पता चलती, ह्यूमन के डीड्स कैसे थे, ह्यूमन के कर्तव्य कैसे थे, वो सारी चीजें हमें कैसे पता थे, जल्द हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब तो हमें पता चलता है। ह्यूमंस पहले हंटर्स और गैदरर्स थे, केव में रहते थे, फिर उन्होंने घर बनाया, फिर वो एक साथ रहने लगे, विलेज बने, विलेज से शहर बने, शहर से बहुत सारी चीजें बनने लगी। अब समझ में आ गया, तो अर्बन एरियाज बनने लगे। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती, ये सारी चीजें दोस्तों हमें हिस्ट्री से पता चलती। अगर हमें हिस्ट्री पढ़ी नहीं होती तो क्या हमें पता चलता हम हंटर्स और गैदरर्स से, हम केव्स में रहा करते थे, हम पहले इधर उधर घुमा करते थे, नहीं पता चलता ना दोस्तों। हम एनिमल्स को खाया करते थे, नहीं पता चलता। ये सारी चीजें हमें कैसे पता, हमें हिस्ट्री से पता चली। और हिस्ट्री ही क्या प्रेजेंट करता है, हमारा एक ग्राफ प्रेजेंट करता है कि हम पहले से कितना डेवलप हुए। पहले हम जंगल में रहते थे, अब हमारे घर में रहते हैं आराम से। तो ये सारी चीजें हमें क्या पता चलती है। अब बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो, आप लोग याद कर सकते हो इसको मार्स से। किससे याद कर सकते हो, मार्स, MARS, मार्स तो पता होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी पूछा गया हमेशा, तो आप लोग क्या याद रखोगे, M फॉर मैनकाइंड जर्नी, ठीक है। फिर A फॉर क्या आएगा, A फॉर आएगा एंथ्रोपोसेंट्रिक, फिर R फॉर आएगा रिलायबल एविडेंस, और फिर उसके बाद S फॉर क्या आएगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मार्स याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों कि अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के जो रूट्स है वो कहां पे, आपके ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स में। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि द रूट्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी आर फ्रॉम, तो ये आंसर क्या आएगा, ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आया द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या है हमारा, द मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो आप लोग क्या लिखोगे, द मेथड ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी इज बेस्ड ऑन डैश, तो आपका आंसर आएगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आ जाएगा। द क्वेश्चंस ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी आर डैश, तो आप लिख एंथ्रोपोसेंट्रिक। फिर आएगा आंसर टू द क्वेश्चंस इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी आर सपोर्टेड बाय डैश, तो आंसर आएगा रिलायबल एविडेंस। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते, अब हिस्ट्री तो हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ रहे हैं। सही बात है कि नहीं बात है, सही बात है, हमारे पाठक जी बोल रहे हैं सही बात है, ठीक है। अब ये जो हिस्ट्री है बेसिकली क्या है, हिस्ट्री एक ऐसा टर्म है दोस्तों, हिस्ट्री इज ए टर्म, हिस्ट्री इज अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री कौन सा टर्म है, ग्रीक टर्म है। अब ये जो ग्रीक टर्म है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, हमारे ग्रीक हिस्टोरियन के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रीक हिस्टोरियन, जिनका नाम क्या था, हेरोडोटस। अब हेरोडोटस कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 5th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। अब हेरोडोटस ने जो टर्म हिस्ट्री थी वो यूज तो की थी, हमें पता चल गई, लेकिन कब यूज की थी, किस लिए यूज की थी, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम क्या था, दी हिस्टोरीज। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले वो चीज मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज हम लोग क्लियर करेंगे। यहां पे मैं थोड़ा सा भूल गया, ये देखिए, अब डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ द इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। अब हम सभी से जानते हैं यूरोप एक हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया का पड़ोसी कॉन्टिनेंट, एशिया में हम रहते हैं, एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। अब कैसा हो रहा था दोस्तों, 18th सेंचुरी तक जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस क्या किया था, अचीव कर लिया था। कौन से फील्ड में, आपके फिलोसफी और साइंस के फील्ड में। अब धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे जो सिनेरियो था वो चेंज होने लगा। अब लोगों को क्या ये पता चलने लगा कि हिस्टोग्राफी को भी क्या, हिस्ट्री को भी एक साइंटिफिक तरीके से क्या हम पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतनी चीजें लोगों को रियलाइज होने लगी। तब उसी टाइम पे क्या हुआ कि 1737 सीई में, क्या 1737 सीई में, क्रिश्चियन एरा में
आपकी गॉटिंजन यूनिवर्सिटी, क्या गॉटिंजन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, क्या एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, किसके लिए, हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। और धीरे धीरे क्या हुआ, सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में क्या होने लगा, आपके हिस्टोरिकल, एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट क्या इस्टेब्लिश होने लगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। और ये जो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी था दोस्तों, वो आपका जर्मनी में क्या था, सिचुएटेड था, लोकेटेड था। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। और आपको साथ ही साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल गए, आपको क्या सारी चीजें किस तरह से लिखनी है। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी ऐसे सारे लेक्चर्स मिले तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो दोस्तों हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और बने रहिए आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपके लिए लगातार वीडियोस आ रही है आपके 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 11th और 12th के लिए भी आ रहे, पाठक जी ने भी कह दिया, और साइंस और कॉमर्स के लिए दोनों के लिए आ रहे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।